सो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का आपका थर्ड चैप्टर, जो चैप्टर है धारा विद्युत की। और इस चैप्टर का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं। तो आज की इस क्लास में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो सिंपल सा आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं आपका विद्युत धारा क्या होता है, फिर आप देखेंगे ओम्स का नियम क्या होता है, फिर आप देखने वाले हैं प्रतिरोध क्या होता है, फिर प्रतिरोध को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। आज की क्लास में आप इतने सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, विद्युत धारा का आपको हेडिंग लगानी है। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाती हूँ विद्युत धारा का भाई, और समझते हैं ये विद्युत धारा क्या होता है। तो अगर आपने विद्युत धारा का आज तक डिफिनेशन नहीं क्लियर किया ना, तो आज का बस ये सिद्धू सा डिफिनेशन ना आपको ये विद्युत धारा पूरा कंप्लीट करा देगा। मतलब आपने जो बड़े बड़े डिफिनेशन याद किए हैं ये विद्युत धारा का, तो आपका दिमाग तो सबसे पहले उसमें खराब हो गया भाई। तो आज के इस छोटे से डिफिनेशन से कैसे मैं आपको विद्युत धारा का डिफिनेशन क्लियर कराती हूँ, आप देखते चलिए। सिंपल सा इसका डिफिनेशन कहता है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो फ्लो होता है उसके दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन क्लियर, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसको डिनोट किसी से किया जाएगा भाई, इसे आई द्वारा सिद्ध किया जाता है। आई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखती हूँ। आपने डिफिनेशन समझ गया, वो जो बड़ा बड़ा डिफिनेशन है आपको याद नहीं रखना है भाई, ये छोटा सा डिफिनेशन आप बस एग्जाम में लिख के आइए। ये मेरा गारंटी आपको एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स, अगर वो क्वेश्चन लेगा ना तो 2 में से 2 मार्क्स आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटे से बात में ही मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करा दी है। ठीक है, बड़ा डिफिनेशन क्यों याद रखें जब छोटी चीज में सारी चीजें हो रही है तो। और 12 में लॉन्ग लॉन्ग डिफिनेशन मायने नहीं रखता है, इसमें बस ये मायने रखता है कि आप सटीक लिखें क्या है। ठीक है, तो 10 तो गया भाई, अब 12th आ गया, तो थोड़ा जीनियस होना पड़ेगा, छोटे से थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। छोटे थे तभी तो रट रट के थक गए थे, अब थोड़ा बड़ा हो गए, थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं और कम चीजों में ज्यादा चीज करके दिखाते हैं, वो वाला अब ट्रिक पता करते हैं। ठीक है, तो यही ट्रिक है आपका। सिंपल सा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फटाफट हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं भाई यहाँ पे। तो लिखते हैं डिफिनेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित की जाती है। आई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू। अब आप इस फॉर्मूले से इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं और इसका वीमा सूत्र भी निकाल सकते हैं। मैं सब आपको करके दिखाऊंगी। तो फटाफट मैं एक बॉक्स बना देती हूँ भाई, इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले से इसका ऐसा यूनिट निकालना है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ एस आई मात्रक। तो अगर आपसे पूछे एसआई मात्रक इसका, तो इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम पर सेकेंड, या आपको कहीं कहीं एम्पियर दिख जाएगी। तो कूलम पर सेकेंड जो है वो कैसे आया भाई, देखिए आवेश जो है उसका ऐसे मात्रक कूलम होता है, और जो ये टाइम है ये क्या है, समय है। समय को हम लोग सेकेंड में लेते हैं भाई, तो यहाँ पे आप सेकेंड लिखेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। जैसे ही बट्टे के ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये कूलम पर सेकेंड आया था। तो इस चीज से मैंने इसका ऐसा यूनिट निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका विमीय सूत्र दिखना है। तो भाई विमीय सूत्र तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कूलम पर सेकेंड में उसको उसके जगह पे मैं कभी ए लिखती हूँ या कभी आई लिखती हूँ। ये चीजें तो मैंने पहले ही पढ़ रखी है कूलम का नियम में। तो अगर आपसे पूछे इसका विमीय सूत्र क्या होगा, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम लोग वीमा भी नाम दे देते हैं, तो अगर आपसे वीमा पूछे तो आप एम्पियर या फिर आपको कहीं कहीं आई दिख जाएगी। ये दोनों चीजें यहाँ पे सही है। ठीक है, तो अब आपका विद्युत धारा का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम आपको बता देते हैं एक नॉट के बारे में। ठीक है, तो आपने विद्युत धारा का डिफिनेशन क्लियर कर लिया ना। कहीं पे अगर आपको कहां से यहाँ तक डाउट आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब आपको मैं एक नोट की ओर ले चलती हूँ भाई। वो नोट क्या है, ये नोट ना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगी। मैंने हर बार आपको बताई है कि शुरू से मैंने आपको जैसे नोट लिखाई थी, मैंने हर एक बार आपको बोला है कि नोट जो है मेरा, हर एक नोट आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा।
चलिए वो नॉट की ओर ले चलते हैं भाई। तो वो नॉट कहता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो नॉट कहता है ना सतपाल की, ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि क्यों होता है, क्यों कि इसके पास अपना कोई दिशा नहीं होती है और ना ही ये सदिश के नियम का पालन करता है, इसीलिए तो अदिश है। और बात करें अगर दूसरा नॉट का, तो इसमें लिखेंगे आपकी कि ये राशि मूलभूत राशि होती है, क्योंकि ये राशि दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड करके एग्जाम देने नहीं जाते हैं ना, तो उसी तरह ये विद्युत धारा जो होती है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, तो इसको हम लोग विद्युत धारा नाम देते हैं। यानी कि विद्युत धारा जो होता है एक मूलभूत भौतिक राशि होती है। तो विद्युत धारा का पूछिएगा 2 पॉइंट लिखना, तो उसमें आप लिख सकते हैं, एक विद्युत धारा मूलभूत भौतिक राशि होती है, ये अदिश राशि होती है और ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। सिंपल सा आप यहाँ पे इतने सारे नोट में लिख सकते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को क्लीन करती हूँ भाई, और यहाँ पे वो सारे नोट को लिख देती हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम ये नोट को। तो आप यहाँ से यहाँ तक सारा डिफिनेशन लिख लेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके डिफिनेशन और फॉर्मूला, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट लिखना है नीचे। ठीक है, तो नोट नंबर 1 में आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे नोट नंबर आपका 1 क्या बोले हम, ये मूलभूत राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत धारा मूलभूत राशि है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है भाई, एक मूलभूत भौतिक राशि है। और अगर बात करें दूसरा, आप दूसरा में लिखेंगे कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा एक अदिश है। ठीक है, एक अदिश राशि है, और क्योंकि क्योंकि ये सदिश का नियम का पालन नहीं करती है, सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश जो होता है इसका एक अपना दिशा होता है, इसका परिमाण होता है, लेकिन अदिश के पास ना ही दिशा होती है ना ही परिमाण होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ये अदिश राशि है ना वो सदिश के नियम का पालन नहीं करती है, इसके पास नहीं परिमाण नहीं दिशा, कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो आपने देख लिया, ये 2 नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं ये नोट पे वीवीआई कर देती हूँ भाई। ये जो नोट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्या पता आपको विद्युत धारा में डिफिनेशन में ही बोल दे आपको कि आप इसके कुछ गुण लिख के दिखाएं, तो आप यहाँ पे इसका गुण लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप फटाफट डिफिनेशन के साथ साथ उसके जस्ट नीचे आपको ये चीजें लिख लेनी है। फिर मैं आपको ले चलती हूँ धमाकेदार टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है आपका ओम का नियम, जो आपने 10th में रट रट के हालत खराब कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी किसी का हुआ होगा कि उनको आसानी से याद हो गया होगा, जिसको नहीं हुआ है तो आज की क्लास में मैं आपको यूं याद कराऊंगी ओम का नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, तो फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए आप। तो अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई, और यहाँ पे क्या करते हैं, आपका यहाँ लिखते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम भाई आज के इस क्लास में आपको बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओम का नियम बहुत इजी है। ठीक है, ओम का नियम आपको कैसे याद करना है वो तरीका मैं बताऊंगी। ओके, तो फटाफट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग लगा लेते हैं। एक हेडिंग है आपका यहाँ पे ओम का नियम। ये लॉ आपका 10th से ही इंपॉर्टेंट है, तो भाई 12th में भी होगा ये लॉ इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल ये लॉ आपका 12th में भी इंपॉर्टेंट हो। चलिए समझते हैं ओम का नियम को। तो ओम का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी नियत भौतिक स्थिति पर, नियत भौतिक स्थिति ये क्या होता है, आपका ताप हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, लंबाई क्या हो सकता है, आदि यही सब चीजें होती है आपकी नियत भौतिक स्थिति। इस पे क्या होता है कि किसी चालक का, अगर कोई चालक में आपका धारा प्रभावित होती है ना, तो वो विभवांतर के उसी चालक में आपका विभवांतर का ये सीधा समानुपाती होता है। सिंपल सा यहाँ पे ओम का नियम कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यानी कि जितना विभवांतर बढ़ेगा आपका धारा उतना बढ़ेगी भाई, और जितना आपका विभवांतर घटेगा आपका धारा उतना घटेगी। सिंपल सा यहाँ पे डिफिनेशन कहता है कि इस नियम के अनुसार, अरे भाई ओम का नियम लिख रहे हैं तो मुझे वहां लिखना होगा ना इस नियम के अनुसार, तो आप वहां पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी नियत भौतिक स्थिति पर किसी चालक के सिरों के मध्य प्रभावित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। ये हो गया आपका करेक्ट डिफिनेशन ओम का नियम का। ये रहा आरोपित विभवांतर, उसका क्या होता है, सीधा सीधा समानुपाती होती है धारा का। ठीक है, तो आपको सिंपल सा यही लिख देना है ओम का नियम में। बस ये नहीं, आपको डिफिनेशन में अभी बताऊंगी आपको कैसे लिखना है। चलिए मैं डिफिनेशन आपको लिखने का तरीका बता दूं। तो आपने ओम का नियम क्लियर कर लिया ना, तो फटाफट क्या करते हैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन कहता है कि इस
नियम के अनुसार किसी नियत भौतिक स्थिति, आपका नियत भौतिक स्थिति क्या हो जाएगा भाई? नियत भौतिक स्थिति यहाँ पे हो जाएगी आपकी ताप भी हो सकती है, आपका यहाँ पे क्षेत्रफल भी हो सकता है भाई। क्षेत्रफल 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 भी हो सकता है, और आपको यहाँ पे दी जाएगी कभी कभी लंबाई भी आपको। ये सारी आपकी नियत भौतिक स्थिति होती है। तो आपने नियत भौतिक स्थिति समझ गया भाई। तो सिंपल सा कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी नियत भौतिक स्थिति पर आप क्या लिखेंगे कि किसी चालक के शीरों के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा उसी चालक के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। सिंपल से इसका डिफिनेशन कहता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब कोई आप नियत भौतिक स्थिति ले सकते हैं, आपका ताप हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, लंबाई हो जाता है, उसमें अगर किसी चालक के सिरों के माध्यम आप क्या करते हैं, धारा आरोपित करते हैं ना, धारा प्रभावित करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, विभवांतर क्या आपकी क्या जाती है, सीधा समानुपाती हो जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल दे देते हैं। तो डिफिनेशन आपका क्लियर हो गया ना। और एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, वो बात है कि जब आप विभवांतर बढ़ाएंगे तो आपका धारा भी बढ़ेगा। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई, फिर से आप सुन लीजिए। और जब इसका विभवांतर घटाएंगे तो आपकी जो धारा है वो भी घटेगी। क्यों? क्योंकि ये इस भी जो होता है इसके समानुपाती होता है। जैसे भी करेगा तो जैसे ही आपका आई भी करेगा। समानुपाती का सिंबल आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जैसे तुम करेगा वैसे हम भी करेंगे। समानुपाती आपको जहां भी दिखे ना, तो ये जैसा करेगा वो वैसा ही करेगा, उसका डिट्टो कॉपी आपको सीधा याद रखना है। ओके, तो अब ये जो समानुपाती है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है भाई। वो कांस्टेंट आपका क्या होता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आती है, वो कांस्टेंट आपका हो जाता है इज इक्वल टू, जैसे आप लगाते हैं तो आर आपका यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाता है, जो आर यहाँ पे आपका कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध हम लोग कहते हैं किसको भाई, आर को। अब ये प्रतिरोध क्या है मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगी। सबसे पहले आप ओम का नियम समझ गए भाई, कि किसी इस नियम के अनुसार किसी नियत भौतिक स्थिति पर चालक के सिरों के मध्य प्रभावित होने वाली धारा उसी चालक में आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो ये डिफिनेशन क्लियर हो गया ना। अब आपको सिंपल से यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लेनी है। ओम का नियम आपका खत्म हो गया। अब आपको मिलने चलते हैं प्रतिरोध की ओर। तो प्रतिरोध को भी आप बड़ा इजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी। तो ओम का नियम में कहीं डाउट नहीं आया, ओम का नियम भी आपने क्लियर कर ली भाई। नियत भौतिक स्थिति में थोड़ा लगता होगा कि ये नियत भौतिक स्थिति क्या है भाई, सिंपल सा वहां पे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन हो ये पॉइंट आप यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, वहां पे पॉइंट ऐड नहीं कर सकते। सिंपल अनुसार किसी नियत भौतिक स्थिति पर ये आपका चेंज करके यहाँ पे स्थिति पर डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो फटाफट आप यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रतिरोध की ओर ले जाऊंगी। मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती भाई। और यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पे अब लिखते हैं प्रतिरोध का हम हेडिंग। ठीक है, तो प्रतिरोध को समझिए आप। प्रतिरोध से नहीं लग रहा है आपको कि कोई चीज का विरोध करना प्रतिरोध कहला रहा है, कुछ ऐसे ही आप अभी डिफिनेशन क्लियर करेंगे भाई प्रतिरोध का। तो बड़ा इजी है प्रतिरोध का डिफिनेशन भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हेडिंग लगा लेती हूँ प्रतिरोध। तो ये रहा मेरा प्रतिरोध। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को अब समझते हैं हम। तो प्रतिरोध को समझना बड़ा इजी है। मान लीजिए आपका एक दोस्त का ग्रुप है, चाहे वो दोस्त आप गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। तो आपका एक ग्रुप है भाई, उसमें एक ऐसी होती है, लड़की में भी कोई ऐसी होती है और लड़का में भी कोई ऐसा होता है कि उसमें एक थोड़ा मेन बोला जाता है ना कि उसका थोड़ा बात ज्यादा चलता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप बाहर में रह के भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो फिर घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका मन में एक दिन मूड बना कि चलिए भाई हम लोग पार्टी करते हैं। ठीक है, आप लोग सब दोस्त, लेकिन वही जो आफत है ना, वो क्या बोला, नहीं आज छोड़ दो, आज मूड नहीं है, आज मत बनाओ।
कल किसी दूसरे दिन फिर ट्राई करेंगे। तो वो जो आपका आफत दोस्त है वो क्या क्या आपका विरोध गया ना, आपके विरोध गया, उतने सारे दोस्त के विरोध गया और वो बोला नहीं अब हम नहीं करते हैं, हम करेंगे, अब कल पार्टी करेंगे। तो आपके जो विरोध काम किया उसी चीज को हम लोग प्रतिरोध नाम देंगे। तो कुछ वैसे ही आपका प्रतिरोध के साथ होता है। तो प्रतिरोध का भी डिफिनेशन आप ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। आप अपना दोस्त का सीधा एग्जाम्पल याद रखना है। अगर आपको वो रियल में सही में वो दोस्त ऐसा है तो आप सिंपल सा उसको 2 थप्पड़ भी लगा दीजिए, क्योंकि वो आपका विरोध करता है। खैर ऐसे नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आप क्या करते हैं, प्रतिरोध का डिफिनेशन निकालते हैं इसी एग्जांपल से। तो आपको समझ लेना है कि किसी भी चालक में जब धारा प्रभावित होता है, यानी कि आप और आपका दोस्त जब एक डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जब मुझे मूड है भाई, मुझे आप वो चीज का पार्टी करना है और वो चीज आके कोई आके रोक दिया ना, तो उसी चीज को आपको प्रतिरोध नाम जैसे दे दिए, तो आपका दोस्त क्या कहलाया, प्रतिरोध। सिंपल सा इसका डिफिनेशन आप यहाँ पे लिखेंगे कि किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है, तो उसी चीज को हम लोग प्रतिरोध नाम देते हैं। जैसे आपका दोस्त आपका विरोध किया पार्टी मनाने के लिए, तो वही चीजें आपका यहाँ भी हो जाती है, ठीक है। तो फटाफट मैं आप डिफिनेशन लेती हूँ। डिफिनेशन क्लियर हो गया ना। डिफिनेशन कहता है कि किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसी चीज को हम लोग प्रतिरोध नाम दे देते हैं। आपका दोस्त एक तरह से प्रतिरोध है, ठीक है, क्योंकि ये आपका विरोध करता है। आप जिस ओर जाना चाहते हैं वो बोलता है उधर मत जाओ, वो चीजें मत करो, ये हर बार आफत एक दिन टपक ही जाता है भाई, ठीक है। आपका दोस्त क्या है, एक तरह से प्रतिरोध है। तो आप सिंपल से यहाँ पे डिफिनेशन लिख दीजिए कि किसी चालक का वह गुण, दोस्त का बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया भाई, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी चालक का वह गुण चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, धारा का विरोध करती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ही आपका दोस्त ने उस पार्टी को मनाने के लिए मना किया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। फिर डिफिनेशन भी अब हो गया क्लियर कि कोई चालक होता है, उसमें जैसे धारा प्रभावित होता है, प्रतिरोध का काम रहता है कि धारा प्रभावित हो रहा है उसको आप रोक के रखो। जैसे आपका दोस्त पार्टी मना रहे, आप लोग जैसे पार्टी मना रहे थे, तो आपका दोस्त का काम था कि उसको रोक के रखना, तो आपका दोस्त एक तरह से प्रतिरोध वाला काम किया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो प्रतिरोध है, अगर बोल दे इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है भाई, तो मैंने ओम के नियम में देखा कि इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है भाई, आर इज इक्वल टू यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आती है, वो फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखेंगे R इज इक्वल टू भी बाय आई, ठीक है। आपका यही फॉर्मूला निकल के आ जाता है, R इज इक्वल टू भी बाय आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला से आप कैसे इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, इसका SI मात्रा निकालेंगे, सारी चीजें मैं आपको यही फॉर्मूला से निकालने के लिए बता दूंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका, अगर बात करें SI मात्रक का, अगर आपसे पूछे कि इसका SI मात्रक क्या होगा भाई प्रतिरोध का, प्रतिरोध का एक तो आपने बड़ा फेमस, अभी तक आपको याद होगा, एक फेमस SI मात्रक होता है जिसको हम लोग ओम नाम दे देते हैं। तो प्रतिरोध का सबसे पहले मैं लिखती हूँ ओम। इसका क्या होता है, एक SI मात्रक होता है, और इस फॉर्मूले से भी एक SI मात्रक निकल सकता है। कैसे, देखिए ये जो आपका भी है, भी आपका भी ही रह जाता है भाई, और ये जो आई है धारा, धारा को हम लोग किसमें मापते हैं भाई, एम्पियर में मापते हैं। तो ये रहा आपका एम्पियर, और तो ये चीजें हो जाती है वोल्ट पर एम्पियर, इसका एक और SI मात्रक। वोल्ट पर एम्पियर कैसे हुआ, इस पे पावर क्या था +1, जैसे इसको ऊपर लेके गए तो पावर -1 हो गई, या आपको दिख जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे, देखिए जो भी होता है, भी की जगह पे आप जूल पर कूलम लिख सकते हैं, भी की जगह पे आप जूल पर कूलम लिख सकते हैं। ये चीजें आपने पढ़ रखी होगी भाई, मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा दी हूँ, ठीक है, कि कैसे आप मेरे रामबाण तरीका से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर आपने शुरू से वीडियो वॉच की तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल से यहाँ बोलते हैं, अगर भी की जगह पे आप जूल पर कूलम लिख सकते हैं, और एम्पियर जो होता है बेचारा एम्पियर, या फिर कभी कभी आई दिख जाती है, तो आप सिंपल से हम क्या करते हैं, इसको एम्पियर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे पर एम्पियर है, इसलिए मैं यहाँ पे पर एम्पियर लिखी, और जो वोल्ट है उसको मैं जूल पर कूलम में तोड़ दी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो जूल होता है, जूल को आप किस में तोड़ेंगे, जूल और एक स्टेप में टूटेगा, जो टूटता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जूल टूटता है इस तरह के मात्रक में। अगर जूल का SI मात्रक का बात करें, जूल का SI मात्रक ये भी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब ये जो कूलम है,
ये जो कूलम है, कूलम की जगह पे आप क्या लिखेंगे भाई? कूलम की जगह पे मैंने आपको बताई थी कि आपको एम्पियर सेकेंड भी कहीं दिख जाए तो वो चीजें भी सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एम्पियर सेकेंड लिखती हूँ, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, तो दोनों पे मेरा -1 आएगा। और ये जो एम्पियर है, पर एम्पियर का पर एम्पियर ही रह जाएगा। सिंपल सा छोटा मोटा एक कैलकुलेशन है भाई, अब आपको करना है ये कैलकुलेशन। तो केजी की जगह पे आप केजी ही लिख दीजिए, ये मीटर स्क्वायर कहीं नहीं है तो एक मीटर स्क्वायर ही रहने देते हैं, और ये पर सेकेंड स्क्वायर और ये पर सेकेंड मिलके क्या हो जाएगा, सेकेंड पर पावर -3। कैसे हो जाएगा मैं अभी आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये रहा -2, इस पे पावर क्या है -1, तो जैसे जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा -3। इस तरह जोड़ने तो आता ही होगा भाई, अब 12th में आ गए हैं तो फिर इतना सा जोड़ तो आपको बिल्कुल आता होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो एम्पियर पर एम्पियर है और ये जो पर एम्पियर के दोनों को जोड़ना है। तो ये -1 और ये -1 मिलके क्या हो जाएगा, आपस में -2 हो जाएगा। देखिए आप समझते चलिए कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। बस आपको इसमें क्या पता रहनी चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि जूल, ये जो कूलम है, वोल्ट है, उसके जगह क्या क्या लिखा जाता है। बस अगर आपको ये चीजें पता चल गई, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला का आप यूं उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मैंने पहले भी चैप्टर पढ़ा रही थी, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दी हूँ, ओके। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप जाके सबसे पहले मेरे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, जो चैप्टर है आप उसको जाके सबसे पहले अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, उसके बाद में आपको इधर सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ओके। अब सिंपल सा आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे इसका एक सही जो फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है, इसका विमीय के सूत्र के रूप में, विमीय सूत्र के रूप में, तो एक विमीय सूत्र के रूप में लिखा जाता है केजी की जगह पे एम, और जहां एम रहता है उस जगह एल, एस की जगह टी, ए की जगह ए, और जो पावर है वो पावर पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें क्या आ जाती है, आपका यही चीजें निकल के आ जाती है इसका विमीय सूत्र। भाई प्रतिरोध का अगर विमा का बात करें तो कैसे निकाले आप, प्रतिरोध का विमा आप निकाल दिए झट से भाई। आप यहाँ पे एम, एल पे 2 और टी पर -3 और ए पे -2, तो यही चीजें आपकी कहलाई प्रतिरोध का विमीय सूत्र। अगर आपको प्रतिरोध की जगह पे इसका ऐसे ही मात्रा ये भी दिखे ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब और पर एम्पियर स्क्वायर, तो ये भी चीजें सही है। तो अगर आपको ये भी चीजें दिख जाए तो वो भी चीजें सही हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ कि या देखिए यहाँ पे लिखना होगा मुझे कि केजी, ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है इस चीज को, ठीक है। ये चीजें हो जाती है इसका क्या, एक तरह से इसका ऐसा ही मात्रक। तो सिंपल सा आपने समझ लिया प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक भाई फॉर्मूला, और साथ ही आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल लिए भाई। अब फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लेके चलूंगी कि प्रतिरोध को कौन कौन सा कारक है जो कि प्रभावित करता है। जैसे कि आप किसको किसको देख के प्रभावित हुए हैं, तो प्रतिरोध भी कौन कौन सा ऐसा कारक है जो ये प्रभावित हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का क्लीन कर देती हूँ बोर्ड, आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ले चलती हूँ उस और किस और भाई, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की ओर, ओके। तो अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं भाई प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। बड़ा इजी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है तो आप बता सकते हैं मुझे। इससे पहले ये जो मैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिरोध कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए चालक में जैसे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, देखिए कोई चालक है भाई, उसमें मैंने बता दी थी कि फ्री स्टेट में यानी कि स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई चालक है भाई, इसमें फ्री स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब मुक्त अवस्था में। इसका मान ये जिधर पाए उधर घूम रहा है, ये कर रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है भाई, मतलब अपना मनमानी करके जिधर चाह रहा है ये उधर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये चालक के अंदर का इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो ये अपना मनमानी करके स्वतंत्र अवस्था में घूम रहा है भाई, फ्री स्टेट में, बिना टेंशन लिए हुए। तो ये घूम रहा है, घूमते घूमते क्या होता है, ये किसी एक बार इससे टकराती है, किसी इससे टकराएगा भाई, कोई एक बार इससे टकराएगा। टकराने के कारण ही यहाँ पे एक प्रतिरोध जनरेट होता है, प्रतिरोध यहाँ पे एक उत्पन्न हो जाता है। किस वजह से? टकराने की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताई थी चालक में किस से किस और जाएगी भाई, चालक में मैंने इलेक्ट्रॉन बताई थी आपको कि हमेशा हमेशा चालक में इलेक्ट्रॉन आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है, यानी कि आपका हमेशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखेगी आपको लग जाता हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चालक का एक सिरा मैंने बताई थी आपका हाई पोटेंशियल था और दूसरा सिरा आपका क्या था, लो पोटेंशियल था। लो पोटेंशियल यानी कि माइनस। तो जो माइनस इलेक्ट्रॉन पे खुद ही चार्ज होता है, तो माइनस वाला माइनस के पास जाएगा तो एक दूसरे से भड़केगा ही ना, क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है, और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर फ्लो होता है।
यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं पूछूं कि चालक में आप कैसे प्रतिरोध उत्पन्न होता है, आप मुझे वो बताओ, तो आपको सिंपल से लिखना है कि जब चालक में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है तो आपस में इलेक्ट्रॉनों का टक्कर होता है, जिस वजह से वहां पे प्रतिरोध उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे लिख दीजिए। और चाहे तो आप अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे एग्जाम में तो आप यहाँ पे ऐसा करके लिख सकते हैं। वैसे इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, तो मैंने आपको वो भी क्लियर कर दी भाई। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप साइड में एक नोट देख के वहां पे लिख सकते हैं। ओके, और एक रिवाइज बार बार करते रहिए, चीजों को ज्यादा याद रहेगी आपको। तो मैं क्या करती हूँ, अब फटाफट इस चीज को क्लीन करती हूँ और ले चलती हूँ आपको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हेडिंग लगाती हूँ कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली कारक। जैसे आप किसी को देख के प्रभावित हुए होंगे, उसी तरह प्रतिरोध का भी होता है भाई कोई कोई। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल से यहाँ पे एक लिखती हूँ, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला मुख्य रूप से 3 कारक होता है। ठीक है, 3 कारक कौन कौन सा? एक हो जाता है लंबाई, आपका प्रभावित करने वाला तरीका नहीं, यहाँ पे फिजिक्स का होता है। एक हो जाता है लंबाई, और दूसरा हो जाता है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और तीसरा हो जाता है आपका ताप। ठीक है, तो मैं ये तीनों को यहाँ पे एक एक करके लिखती हूँ और यहाँ पे आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपका आता है लंबाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 लंबाई। अब देखेंगे आप यहाँ पे लंबाई। अब लंबाई को समझना है आपको। लंबाई जो होता है ना, वो प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है। तो सीधा समानुपाती होता है मतलब भाई प्रतिरोध ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है यहाँ पे क्या भाई, लेंथ हो जाता है, यानी कि लंबाई का। मैंने आपको बताई थी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जब समानुपाती का साइन दिखे तो ये जैसा करता है ये वैसा ही करता है भाई। यानी कि जब आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपका लंबाई भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तो आपका लंबाई भी घटेगा। सिंपल सा यही चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो फटाफट मैं लिखती हूँ यहाँ पे भाई। तो क्या लिखना है आपको कि जब किसी चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ती है तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, और जब प्रतिरोध का मान घटती है तो इसकी लंबाई भी घट जाती है। तो फटाफट लिखते हैं इसका डिफिनेशन हम भाई। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसका डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करती हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि घटने पर क्या हो जाती है, घटने पर घटती है। ठीक है, घटती है। अर्थात अगर बोला जाए, अर्थात ये क्या हो जाता है, प्रतिरोध प्रतिरोध आपका चालक की लंबाई का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चालक में जो प्रतिरोध होता है वो आपका चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तब ना आपका प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई भी बढ़ जाती है, और जैसे प्रतिरोध घटता है तो उसका लंबाई भी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि आपका जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे आपका लंबाई उतना बढ़ेगा, और जितना आप प्रतिरोध को घटाएंगे आपका लंबाई उतना घटेगा। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको एक बॉक्स में घेर लीजिए और इस टॉपिक को आप VBI टिक कर लीजिए। ओके, तो आप फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगली टॉपिक की ओर ले जाऊंगी। ओके, फटाफट नोट कीजिए आप। तो अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये दूसरा हो जाएगा आपका। दूसरा यहाँ पे आप लिखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब समझेंगे हम लोग ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का डिफिनेशन बड़ा इजी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं भाई। कैसे, यहाँ पे जो होता है ना प्रतिरोध, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि एक तरह का ये एरिया ही है, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, एज से जिसको डिनोट किया जाता है। तो अगर बोले इसका डिफिनेशन कैसे आप निकालेंगे, तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि प्रतिरोध बढ़ने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पर आपका प्रतिरोध घटता है। तो यही हो गया इसका डिफिनेशन भाई। इसलिए बोला जाता है कि
जो चालक पे होता है आपका प्रतिरोध, वो आपका चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फटाफट लिखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन इसका। तो डिफिनेशन कहता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, जबकि प्रतिरोध बढ़ने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाती है भाई, वो घट जाती है। ठीक है, यही तो होता है व्युत्क्रमानुपाती का साइन। अर्थात बोला जाए, अर्थात यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अर्थात यहाँ पे आप लिखेंगे आप कि प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या हो जाती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है। आप क्या कीजिए, ये जो फॉर्मूला है इसको एक बॉक्स में घेर लीजिए भाई। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए और मैं ले चलती हूँ आपको अगले टॉपिक की ओर। वो टॉपिक हो जाएगा आपका ताप, कि ताप पे क्या फर्क पड़ता है जब प्रतिरोध बढ़ता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लेके जाऊंगी ताप की ओर। अब मैं इन सारे चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई। यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि ताप पे क्या फर्क पड़ेगा। वो आपका तीसरा प्रभाव इसमें पड़ेगा, जो प्रतिरोध का। ठीक है, तो फटाफट आप लिखेंगे यहाँ पे ताप। ताप भी बड़ा इजी है भाई, तो ताप भी समझना बहुत इजी है। जैसे आपने इन दोनों को क्लियर किया ना, वैसे आप उन चीजों को भी क्लियर कर देंगे। तो फटाफट मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताप। ठीक है, तो आपका ये तीसरा हो जाएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे ताप। ठीक है, तो ताप को समझते हैं। ताप होता है कि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो आपका ताप जो होता है वो भी बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध घटेगा तो ताप भी घटेगा। यानी कि आपका प्रतिरोध जो होता है वो ताप के सीधा समानुपाती होता है। तो आप सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे कि किसी चालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ती है, जबकि ताप घटने पर प्रतिरोध घट जाती है। अर्थात प्रतिरोध चालक में ताप का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये किस में होगा भाई, चालक में ही बस ये सारी चीजें होगी। आप बोलेंगे अगर कुचालक में ऐसा होगा तो वहां पे नहीं होता है। कुचालक में इसके जस्ट उल्टा होता है भाई। यहाँ पे देखिए आप, जब क्या हुआ था, ताप बढ़ा था तो प्रतिरोध क्या हुआ, तो वो भी बढ़ गया था भाई। वो भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। और जब ताप घटा था तो प्रतिरोध क्या हो गया था, घट गया था। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको बस चालक में ही दिखेगा। मैंने यहाँ पे बस चालक हर जगह बात की होगी, आपको कुचालक में ये सब चीजें नहीं दिखेगी और नहीं अर्धचालक में। ठीक है, तो अर्धचालक का बात करें, उसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे ताप बढ़ा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपका ताप क्या हो जाएगा, वो घट जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा रीजन हो जाता है अर्धचालक के साथ। तो आप चाहे तो इसको नोट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि चालक में ही ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक आपका सारा चीजें। अगर आपको कहीं भी एक भी जरा सा डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, आज को क्लास कैसा लगा आपको करने में, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।